गुड इवनिंग। यस, तो लास्ट क्लास में हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम में देख रहे थे कि दो तरह से जो हार्मोन्स होते हैं वो काम करते हैं। तो या तो वो लाइपोफिलिक होता है, यानी कि जो लिपिड सॉल्युबल होते हैं, और जो लिपिड सॉल्युबल नहीं होता है, तो हम लोगों ने वो देखे थे ना। उसी को ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे। सो लेट अस कंटिन्यू विद दैट। तो हमें ध्यान देना है कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट है और उनके क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो we will now talk something about hypothalamus pituitary gland। ठीक है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। इन दोनों के बारे में हमें डिटेल में देखना है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ना। क्यों? बिकॉज ये दोनों ग्लैंड्स आपस में दे आर स्ट्रांगली रिलेटेड, ये आपस में स्ट्रांगली रिलेटेड रहते हैं। आप कैसे? तो बेसिकली अगर हम लोग देखें हाइपोथैलेमस, सपोज करो कि दिस पार्ट इज हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स जो कि हार्मोन सिक्रीट करते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? कोई बता सकते हो? एनीवन? हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स जो कि हार्मोन सिक्रीट करते हैं उसको क्या कहते हैं? यस, एनीवन? ठीक है, तो इसका मतलब आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ाई किया है इतने दिन। न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में हम लोगों ने देखा था देयर इज समथिंग कॉल्ड न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स। न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स वो न्यूरॉन्स होते हैं जो कि हार्मोन सिक्रीट करते हैं। तो हाइपोथैलेमस में आप कुछ न्यूरॉन्स देखोगे, और न्यूरॉन्स अगर हम लोग देखें तो न्यूरॉन्स जो हैं इनके एक्सॉन्स किस तरह से अरेंज रहते हैं, आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान से देखोगे। तो सबसे पहले अरेंजमेंट हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी का कैसे है? तो ये है हाइपोथैलेमस, थैलेमस, और यहाँ आप नीचे देख रहे हो इधर है पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी। सो वी हैव हाइपोथैलेमस एंड देन वी हैव पिट्यूटरी ग्लैंड। नाउ अगर हम लोग हाइपोथैलेमस देखें तो इसमें जो न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स के साइटोन जो है वो तो हाइपोथैलेमस के अंदर ही है। लेकिन अगर हम लोग इनके एक्सॉन्स को देखें तो एक्सॉन्स का एक पैटर्न है। आप यहाँ साफ साफ देख रहे हो कि एक्सॉन जो है वो पोस्टीरियर ग्लैंड में एक तरफ तो एंटर हो रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग दूसरे तरफ देखें तो ये डायरेक्टली पिट्यूटरी ग्लैंड में एंटर नहीं हो रहा है, बल्कि आप यहाँ पे देखोगे कुछ ब्लड स्ट्रीम्स, ये ब्लड स्ट्रीम है, और ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ये हार्मोन्स पहुंच रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में, और फाइनली पिट्यूटरी ग्लैंड के जो सेल्स होते हैं ये इनके इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं। मतलब अगर हाइपोथैलेमस को हार्मोन सिक्रीट करना है तो दो तरह से ये सिक्रीट कर सकते हैं। या तो इनके जो साइटोन है ये सिक्रीट करे हार्मोन, और उसके बाद फिर एक्सॉन के ट्रांसपोर्ट से, एक्सोनल ट्रांसपोर्ट से पिट्यूटरी ग्लैंड पहुंचे। या तो एक ये हो सकता है, और दूसरी तरफ आप क्या देखोगे कि न्यूरॉन ने कुछ सिक्रीट करा, और सिक्रीशन जो है वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर हुआ, और ब्लड स्ट्रीम से जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वहां तक पहुंचे हैं, और पिट्यूटरी ग्लैंड के सेल्स इनके इन्फ्लुएंस में आके या तो हार्मोन सिक्रीट करेंगे, और या तो हार्मोन इनहिबिशन बंद कर देंगे, मतलब हार्मोन इनहिबिट कर देंगे। तो या तो हार्मोन सिक्रीट होंगे या हार्मोन सिक्रीशन बंद हो जाएंगे। तो ये दो तरीका होता है हाइपोथैलेमस को अपने हार्मोन सिक्रीट करने का। ठीक है, तो आपको याद रखना कौन कौन से ऐसे हार्मोन्स हैं जो हाइपोथैलेमस सिक्रीट करते हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड में एक्सॉन्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो आपको याद रखना है दो हार्मोन है, एक है एडीएच जिसके बारे में हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है। क्या है एडीएच? जल्दी बताओ।
एंटीडायूरेटिक हार्मोन। Antidiuretic hormone. दैट्स करेक्ट। तो एडीएच जो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये कैसे सिक्रीट होते हैं? तो हाइपोथैलेमस सिक्रीट करते हैं और उसके बाद फिर एक्सॉन के ट्रांसपोर्ट से ये पिट्यूटरी ग्लैंड में पहुंचते हैं। इसके अलावा आप एक और हार्मोन देखोगे जो इसी पैटर्न एडीएच के ही साथ साथ जो है वो सिक्रीट होते हैं, और उसको हम लोग क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज ऑक्सीटोसिन, ओसीटी, जिसे हम लोग ऑक्सीटोसिन भी कहते हैं। तो देयर आर टू हार्मोन्स व्हिच आर सिक्रीटेड बाय हाइपोथैलेमस एंड व्हिच आर ट्रांसपोर्टेड टू द पिट्यूटरी ग्लैंड बाय एक्सोनल ट्रांसपोर्ट। लेकिन अगर हम लोग देखें आगे की, अगर यहाँ हम लोग देखें तो देयर इज प्रेजेंस ऑफ न्यूरॉन का साइटोन, और अगर हम लोग साइटोन की बात करें तो साइटोन यहाँ पे कुछ सिक्रीट कर रहे हैं, और ये जो सिक्रीशंस है ये किस तरह के सिक्रीशंस है? तो आपको ध्यान रखना है, ये या तो होते हैं रिलीजिंग हार्मोन और या तो होते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, यानी रिलीजिंग हार्मोन वो होते हैं जो कि इस पिट्यूटरी ग्लैंड के सेल्स को कहते हैं कि अपने हार्मोन सिक्रीट करो, और दूसरा होता है इनहिबिटिंग हार्मोन जो इसे ये कहता है कि अपने हार्मोन को बंद करो। तो ये आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है कि दो तरफ से या हम लोग देखते हैं दो पैटर्न होते हैं हार्मोन के सिक्रीशन का। एक आप देखते हो एडीएच और ऑक्सीटोसिन, और दूसरे तरफ आप देखते हो रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन्स। तो अगर हम लोग बात करें रिलीजिंग हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, सो लेट अस टेक अप दैट इज कि रिलीजिंग हार्मोन्स कौन कौन से हैं। रिलीजिंग हार्मोन्स तो इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा, दैट इज GnRH, गोनाडोट्रोपिन, ट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। उसके बाद और क्या है? सो GHRH, तो ये है ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। उसके बाद है TRH, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसके बाद है CRH, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसके बाद है MRH, जिसमें M क्या है? MSH, और MSH का मतलब होता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और उसके बाद RH, यानी कि मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन और रिलीजिंग हार्मोन। उसके बाद नेक्स्ट इज PRH, प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो ये सारे हार्मोन जो हैं वो आपको याद रखना है कि ये हाइपोथैलेमस के द्वारा सिक्रीट हो रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे, ये तो हो गए वो हार्मोन्स जो कि हाइपोथैलेमस कहाँ सिक्रीट कर रहे हैं? उस चैनल में जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड में ब्लड के थ्रू जा रहे हैं। जबकि दूसरे तरफ हम लोग देख रहे हैं कि ऐसे भी हार्मोन्स हैं जो हाइपोथैलेमस सिक्रीट कर रहे हैं, और उसके बाद फिर ये ब्लड स्ट्रीम में नहीं बल्कि एक्सॉन्स के थ्रू पिट्यूटरी ग्लैंड में पहुंच रहे हैं। अब दूसरी बात हमें ध्यान रखनी है, पिट्यूटरी ग्लैंड के यहाँ पे हम लोग कुछ पार्ट्स देखते हैं, ठीक है, जिसमें आपको याद रखना है, जो आप ये लार्जर पार्ट देखते हो इसको हम लोग कहते हैं पार्स डिस्टेलिस। एक इंटरमीडिएट पार्ट होता है, इससे हम लोग कहते हैं पार्स इंटरमीडिया, और तीसरा पार्ट है पार्स नर्वोसा, ठीक है, जिसमें कि हम लोग पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया इतना जो पोर्शन देखते हैं इसको हम लोग कहते हैं, वी कॉल इट एज एंटीरियर पिट्यूटरी। कितने पोर्शन हो गए? एंटीरियर पिट्यूटरी। जबकि अगर हम लोग पार्स नर्वोसा वाला पोर्शन देखें तो इसे हम लोग कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, तो ये आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना है। तो दीज आर द पिट्यूटरी ग्लैंड लैंडमार्क्स, ये लैंडमार्क्स पिट्यूटरी ग्लैंड में है। अब हम लोग देखेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा
जो सिक्रीट हो रहे हैं हार्मोन, इनका क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरह से ये सिक्रीट हो रहे हैं, इनका पैटर्न हम लोग देखेंगे। तो अगर हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड देखें, पिट्यूटरी ग्लैंड, तो इसमें आपको याद रखना है, we talk about that is posterior pituitary, posterior pituitary यानी कि पार्स नर्वोसा। इस पोर्शन में आपको याद रखना है देयर इज नो हार्मोन सिक्रीशन, सिक्रीशन पोस्टीरियर पिट्यूटरी कोई हार्मोन सिक्रीट नहीं करता है, ठीक है। जो ऑलरेडी हाइपोथैलेमस से आ रहे हैं हार्मोन, वही यहाँ पे पहुंच रहे हैं, कोई नया हार्मोन यहाँ नहीं बनता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। जो इधर से हार्मोन आ रहे हैं वो बस आप देखोगे आगे की तरफ चले जाएंगे, दैट्स व्हाट थिंग इज। तो ये बस एक तरह से एक आप लैंडमार्क की तरह मान सकते हो, या फिर एक ऐसा रेलवे स्टेशन जहाँ पे ट्रेनें बाहर से आ रही हैं, कुछ देर रुक के आगे चली जाती है, लाइक दैट ओनली। अपना कोई यहाँ पे कोई ट्रेन स्टार्ट नहीं होता, यानी यहाँ पोर्शन से आप देखोगे कोई भी नए हार्मोन स्टार्ट नहीं होते हैं या वो सिक्रीट नहीं होते हैं। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी देयर इज नो हार्मोन सिक्रीशन, only hormone release, and that is secreted by hypothalamus, thalamus, ठीक है। तो ये आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात की जाए तो यहाँ कोई हार्मोन सिक्रीशन नहीं है, सिर्फ हार्मोन रिलीज होते हैं, और जबकि ये सिक्रीट होते हैं हाइपोथैलेमस के द्वारा। नाउ अगर हम लोग बात करें दैट इज एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी, तो यहाँ से बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं। तो एंटीरियर पिट्यूटरी में देखें तो हम लोग कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, सो दैट इज प्रोलैक्टिन, ग्रोथ हार्मोन, देन एफएसएच यानी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हार्मोन, देन एलएच लुटिनाइजिंग हार्मोन, luteinizing hormone, then the next one TSH, thyroid stimulating hormone, then MSH, melanocyte stimulating hormone, then ACTH, सर ये LH के ब्रैकेट में क्या लिख रखा है? luteinizing, LUTEIN, luteinizing, ठीक है। then ACTH, adrenocorticotropic hormone। तो ये सारे नाम आपको याद करने पड़ेंगे, ये सब नाम आपको याद करना है। एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, एवरीथिंग यू शुड नो, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें दैट इज, हाँ यस, साथ साथ लिख ले क्या, लाइट कर ले क्या, या फिर बाद में लिखे? नहीं, क्योंकि इसमें कुछ लोग रह जाएंगे, फिर कंटिन्यूटी नहीं रहता है, तो आप बाद में ही लिखो, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स के नाम है, प्रोलैक्टिन ग्रोथ हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लुटिनाइजिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH यानी एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। इन सारे हार्मोन्स के बारे में हमें जो है वो डिटेल में देखना है, तो एक एक करके सारे हार्मोन्स के बारे में हम लोग देखेंगे। नाउ अगर हम लोग बात करें सबसे पहले दैट इज विल टॉक अबाउट प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन, ठीक है। नाउ प्रोलैक्टिन जो है ये आपको बहुत ही अच्छे से पता रहना चाहिए कि दैट इज इसका पैटर्न, पैटर्न क्या है सिक्रीशन का। तो पैटर्न अगर प्रोलैक्टिन का हम लोग देखें तो हाइपोथैलेमस सिक्रीट करते हैं, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, और ये पहुंचते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी में,
और एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करते हैं, तब जाके एंटीरियर पिट्यूटरी क्या सिक्रीट करते हैं, दैट इज प्रोलैक्टिन। और प्रोलैक्टिन इनका टारगेट साइट अगर हम लोग देखें तो ये होता है दैट इज मैमरी ग्लैंड, मैमरी ग्लैंड ऑफ ब्रेस्ट, दैट इज द मेन साइट ऑफ एक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन का एक्शन हम लोग कैसे देखते हैं, तो आपको याद रखना है, अगर मेमोरी ग्लैंड को आप कट करोगे तो कट करने के बाद आप क्या देखते हो, जस्ट लाइक दिस। मेमोरी ग्लैंड आप देखोगे कुछ इस तरह के रहते हैं जब आप कट करोगे, और कट करने पे यू विल फाइंड दैट द स्ट्रक्चर इज समथिंग लाइक दिस, जिसमें जो आप ये देख रहे हो दिस पोर्शन, इस पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज सिक्रेटरी यूनिट। ये है सिक्रेटरी यूनिट, ये है डक्ट, और यहाँ आप देख रहे हो इसे हम लोग कहते हैं मायो एपिथेलियम, एपिथेलियम। ठीक है। नाउ सिक्रेटरी यूनिट का काम क्या होता है, ऑब्वियसली सिक्रीशन। तो ये सिक्रीशन किसका करेंगे, मेमोरी ग्लैंड में, ऑब्वियसली देयर वुड बी सिक्रीशन ऑफ मिल्क, मिल्क सिक्रीशन। तो ये किसके इन्फ्लुएंस में होता है, तो आपको याद रखना है ये सिक्रेटरी यूनिट का डेवलपमेंट और ये मिल्क का सिक्रीशन ये किसके इन्फ्लुएंस में होगा, दैट इज प्रोलैक्टिन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, दिस इज द मेमोरी ग्लैंड, ग्लैंड, और मेमोरी ग्लैंड पे इस तरह से प्रोलैक्टिन का एक्शन होता है जिसके द्वारा मिल्क जो है वो सिक्रीट होता है। ठीक है ना, आप वापस से यहाँ पे आ जाओ। अब आप पैटर्न क्या देखोगे, ये कब पॉसिबल होते हैं, तो ये पॉसिबल तब रहेंगे जब आप देखोगे देयर इज साइकिक स्टिमुलाई। साइकिक स्टिमुलाई, साइकिक स्टिमुलाई का मतलब क्या होता है, जब बेबी क्राई करते हैं, तो व्हेन अ बेबी क्राइज, या इमोशनल स्टिमुलस। तो अगर मान लो कोई इमोशनल स्टिमुलस है, बेबी क्राई कर रहे हैं, तो उस केस में ये स्टिमुलस जो है वो हाइपोथैलेमस को जाता है, और हाइपोथैलेमस उसके बाद फिर पीआरएच, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन से सिक्रीट करते हैं, जो एंटीरियर पिट्यूटरी में जाते हैं। पिट्यूटरी जो है वो तब जाके प्रोलैक्टिन सिक्रीट करते हैं, उसके बाद फिर आप देखोगे मेमोरी ग्लैंड पे ये एक्ट करते हैं, तब जाके मिल्क सिक्रीट होते हैं। लेकिन जब ये साइकिक स्टिमुलाई बंद होते हैं, तो साइकिक स्टिमुलाई बंद होने पे हाइपोथैलेमस एक और हार्मोन सिक्रीट करता है, दैट इज पीआईएच, यानी प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। और ये प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन क्या करते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी को बंद कर देते हैं, और जब एंटीरियर पिट्यूटरी बंद हो जाते हैं तो प्रोलैक्टिन भी बंद हो जाता है, और उसके बाद फिर मेमोरी ग्लैंड पे एक्शन प्रोलैक्टिन का भी बंद हो जाता है। तो इसलिए आप मिल्क सिक्रीशन को एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस नहीं देखते हो, ये तभी पॉसिबल है जब देयर इज साइकिक स्टिमुलाई, अदरवाइज ये मैकेनिज्म होता ही नहीं है। तो ये हमें पैटर्न ध्यान में रखना है, दैट इज मेमोरी ग्लैंड पे इस तरह से प्रोलैक्टिन के जो है वो एक्शन होते हैं। नाउ अब नेक्स्ट आ जाते हैं, दैट इज अगर हम लोग दूसरी बात करें ऑक्सीटोसिन, तो द नेक्स्ट हार्मोन इज ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन कुछ अलग है। ऑक्सीटोसिन क्यों अलग है, बिकॉज आपको याद रखना है, अगर इसका सोर्स देखें तो सोर्स जो है कोई पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं है, सोर्स इज हाइपोथैलेमस। तो ऑक्सीटोसिन का सोर्स जो है वो हाइपोथैलेमस होता है, जिसके न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स हैं, ये आप अच्छे से जानते हो। और न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स से ऑक्सीटोसिन कहाँ जाते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ये टेम्पररली स्टोर्ड रहते हैं, तो दे आर स्टोर्ड देयर टेम्पररली, और उसके बाद फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ये टारगेट साइट पे जाते हैं। तो हाइपोथैलेमस के न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स ने ऑक्सीटोसिन रिलीज किया, सिक्रीट करा रादर, ये टेम्पररली स्टोर होंगे, टेम्पररी स्टोरेज कहाँ पे, सो इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में टेम्पररली स्टोर होने के बाद उसके बाद फिर ये जाते हैं कहाँ, टू द टारगेट साइट। लेकिन इनका टारगेट साइट क्या है, तो आपको याद रखना है, ऑक्सीटोसिन का मेन टारगेट साइट जो है दैट इज मायो एपिथेलियल सेल्स।
cells of mammary gland, और इनका टारगेट साइट क्या है? दैट इज मसल्स ऑफ यूटरस। तो ये इनका टारगेट साइट है। तो अगर मायो एपिथेलियल सेल्स को ये स्टिमुलेट करेंगे तो इससे क्या फायदा होगा? तो देयर इज मिल्क रिलीज, और इससे ही हम लोग कहते हैं मिल्क लेट डाउन। ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बात करें मसल्स ऑफ यूटरस, में इसके क्या मैकेनिज्म या क्या फंक्शन होते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, दो फंक्शन है। पहला फंक्शन है दैट इज ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। ये मेल गेमीट को एसेंड करने में हेल्प करते हैं। दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ दैट इज दिस ऑक्सीटोसिन जो है वो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं यूटरस, और जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो इसके कारण क्या होता है? मेल गेमीट जो है वो एसेंड कर पाते। दूसरा आप फंक्शन देखोगे मसल्स ऑफ यूटरस का ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ प्रोसेस, जिसे हम लोग एक और नाम देते हैं लेबर। तो ड्यूरिंग लेबर प्रोसेस ये क्या काम करते हैं? दैट इज यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन। इसके कारण जो है वो द बेबी इज पुश्ड डाउन एंड द बेबी इज डिलीवर्ड बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोसेस। तो आपको ये दोनों प्रोसेस ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग मेमोरी ग्लैंड पे खासकर देखें तो ये कुछ अलग तरह का फंक्शन है। कैसे? क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो डायग्राम मेमोरी ग्लैंड का, तो प्रोलैक्टिन का जो है साइट वो सिक्रेटरी यूनिट पे है। ठीक है, प्रोलैक्टिन काम करते हैं सिक्रेटरी यूनिट पे। लेकिन अगर हम लोग बात करें दैट इज ऑक्सीटोसिन का साइट होता है दैट इज मायो एपिथेलियम। तो दोनों के जो है वो टारगेट साइट अलग अलग है, भले ऑर्गन एक है। ऑर्गन मेमोरी ग्लैंड पे ये काम करते हैं, ये कहना बिल्कुल सही है, लेकिन दोनों के टारगेट साइट जो है वो अलग अलग है, आपको याद रखना है। ठीक है, सो दैट्स व्हाट वी शुड रिमेंबर हियर। तो हम लोगों ने देखा है दो हार्मोन के बारे में, एक देखा ऑक्सीटोसिन और दूसरा हम लोगों ने देखा प्रोलैक्टिन। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं ऑन द नेक्स्ट वन, और जो नेक्स्ट है इसे हम लोग कहते हैं समथिंग कॉल्ड एज ग्रोथ हार्मोन। तो लेट अस टॉक अबाउट ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन का पहले तो हम लोग देखेंगे दैट इज पैटर्न, कि किस तरह का पैटर्न जो है वो शो करते हैं। तो पैटर्न अगर आप देखो तो हाइपोथैलेमस सिक्रीट करेंगे, हाइपोथैलेमस ये सिक्रीट करते हैं समथिंग कॉल्ड एज ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ये सिक्रीट करते हैं ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, और उसके बाद फिर ये कहाँ जाएंगी ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन? एंटीरियर पिट्यूटरी, और एंटीरियर पिट्यूटरी उसके बाद फिर रिलीज करेंगे समथिंग कॉल्ड एज ग्रोथ हार्मोन। नाउ ग्रोथ हार्मोन का ओवरऑल इफेक्ट तो है, ओवरऑल इफेक्ट ऑन वेरियस ऑर्गन्स पे ओवरऑल इफेक्ट तो होता है ग्रोथ हार्मोन का। लेकिन आपको याद रखना है ग्रोथ हार्मोन का एक और इम्पोर्टेंट आप फेनोमेनन देखते हो, ये लीवर को स्टिमुलेट करते हैं, और तब जाके लीवर सिक्रीट करते हैं समथिंग कॉल्ड एज सोमैटोमेडिन, और सोमैटोमेडिन का काम होता है ग्रोथ। ठीक है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा बन जाए, तो इसको बंद करने के लिए एक मैकेनिज्म भी है। तो उस मैकेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, जिसमें कि ये बंद भी हो सकते हैं। तो कैसे? सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज नेगेटिव फीडबैक। मतलब अगर मानो ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो गया तो उसके बाद फिर क्या होते हैं, ये खुद भी एक तो हाइपोथैलेमस को बंद करना चाहते हैं, खुद भी एंटीरियर पिट्यूटरी को बंद करना चाहते हैं, और उसके साथ साथ हाइपोथैलेमस एक और हार्मोन सिक्रीट करता है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, और ये ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन इसका भी काम होता है एंटीरियर पिट्यूटरी को बंद कर दो ताकि ग्रोथ हार्मोन बने ही ना। तो ये पैटर्न होते हैं सिक्रीशन के, आपको ये बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना है। दिस द पैटर्न ऑफ सिक्रीशन।
बट देन अब इसके फंक्शंस क्या होते हैं ग्रोथ हार्मोन के? लेट अस टेक अप द फंक्शंस। तो मेरे ख्याल से आप लोग बता ही सकते हो ग्रोथ हार्मोन का क्या फंक्शन होता होगा। बॉडी ग्रोथ। ऑब्वियसली ठीक है, ये ग्रोथ में हेल्प करते हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन अगर हम लोग इनके इफेक्ट देखें ग्रोथ हार्मोन का, तो आपको कुछ इफेक्ट ध्यान में रखना है। दैट इज सॉफ्ट टिश्यू, हार्ड टिश्यू, प्राइमरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ। आप लोग को सोच के बताना है इसमें क्या वैलिड है ग्रोथ हार्मोन के लिए। सारी पॉसिबल है सर। ओके, अदर्स? हार्ट टिश्यू से सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, तो पहले तो कोई ये बता सकते हो कि ये व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग सॉफ्ट टिश्यू का मतलब क्या, हार्ड टिश्यू मतलब क्या? और अगर हम लोग बात करें दैट इज ये प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ का क्या मतलब होता है, कोई बता सकते हो? सर सॉफ्ट टिश्यू हार्ड टिश्यू में बोन और कार्टिलेज। नहीं, मैं समझा नहीं, किसको सॉफ्ट टिश्यू कह रहे हो, किसको हार्ड टिश्यू? सॉफ्ट में तो कार्टिलेज। ओके ठीक है, और कोई आंसर? प्राइमरी ग्रोथ में तो जैसे बॉडी की सोमेटिक ग्रोथ, और सेकेंडरी ग्रोथ में गैमेटिक ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ में गैमेटिक ग्रोथ, गैमेट का प्रोडक्शन स्टार्ट होना। और कोई आंसर? सोचो। प्राइमरी ग्रोथ मतलब क्या, सेकेंडरी मतलब क्या, सॉफ्ट टिश्यू ग्रोथ मतलब क्या, हार्ड टिश्यू ग्रोथ मतलब क्या होता होगा? सर प्राइमरी टिश्यू ग्रोथ मतलब फुल बॉडी डेवलपमेंट ड्यूरिंग जब 10 to 12 इयर्स की एज में। सेकेंडरी ग्रोथ मतलब सेक्सुअल ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ मतलब? सेक्सुअल ग्रोथ है। नहीं, मैं समझा नहीं, क्या क्लियरली बताओ ना। सेक्सुअल ग्रोथ नहीं, ठीक, नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, आपको आफ्टर ध्यान एंड रखना है बिफोर प्यूबर्टी। नहीं नहीं नहीं, सेकेंडरी ग्रोथ मतलब आफ्टर एंड आफ्टर प्यूबर्टी, ये कह रहे हो? यस सर। ओके, हाँ, ये कुछ सही है, लेकिन फिर भी तो आपको याद रखना है प्राइमरी ग्रोथ का मतलब होता है लेंथ में ग्रोथ, और गर्थ में ग्रोथ उसे हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं, जो कि एडल्ट लाइफ के बाद रहते हैं। जैसे एक चाइल्ड है, वो जब उसका हाइट बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या है, ये है प्राइमरी ग्रोथ। लेकिन अगर आप देखोगे एक 28 साल का जो इंडिविजुअल है, वो चाहे तो जिम जाके अपने बॉडी बना सकता है, वो चाहे तो जिम जाके अपने मस्कुलर ग्रोथ कर सकता है। ये मस्कुलर ग्रोथ किसका एग्जांपल होगा? दैट इज सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी। ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन का काम आप प्राइमरी ग्रोथ में भी देखते हो और एक्चुअली सेकेंडरी ग्रोथ में भी देखते हो। जैसे हम लोग ये बात कहते हैं, जैसे सपोज आपके घर में भी अगर मानो कोई जिम जाता हो, तो आप उनको ये बात समझा सकते हो कि आपको जिम जाने के बाद जरूर से थोड़ा सोना अच्छे से है, he has to sleep properly। क्यों? क्योंकि स्लीप के कारण जो है वो ग्रोथ हार्मोन हाई होता है, जिसके कारण मस्कुलर ग्रोथ जो है इंड्यूस होता है। तो ग्रोथ हार्मोन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी ग्रोथ के लिए भी और सेकेंडरी ग्रोथ।
सिमिलरली तभी आप ये देखोगे, अगर छोटे बच्चे में देखो बिलो 5 years दे विल स्लीप अ लॉट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ग्रोथ हार्मोन स्लीपिंग से और इंक्रीज हो जाते हैं ब्लड स्ट्रीम में, जिसके कारण उनका इफेक्ट और इंक्रीज होता है। अच्छा, अब आ जाते हैं सॉफ्ट टिश्यू हार्ड टिश्यू। तो कोई ये बताओ ये क्या है सॉफ्ट टिश्यू हार्ड टिश्यू मतलब? तो आपको ध्यान रखना है सॉफ्ट टिश्यू का मतलब होता है मसल्स, और हार्ड टिश्यू का मतलब होता है दोनों बोन एज वेल एज कार्टिलेज। ठीक है, यानी कि ग्रोथ हार्मोन का इफेक्ट आप कहाँ देखते हो? दोनों पे ही, सॉफ्ट टिश्यू में भी देखते हैं और हार्ड टिश्यू में भी देखते हैं। ये बात हमें बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना है। वी हैव टू रिमेंबर दिस वेरी नाइसली। अंडरस्टूड एवरीवन ऑल दीज थिंग्स? तो ग्रोथ हार्मोन का काम आप कहाँ पे देखोगे? प्राइमरी ग्रोथ में भी देखते हो, सेकेंडरी ग्रोथ में भी। ग्रोथ हार्मोन का आप कहाँ पे फंक्शन देखोगे? सॉफ्ट टिश्यू ग्रोथ में भी, हार्ड टिश्यू ग्रोथ में भी, दोनों में ही इनके इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। और मेन इफेक्ट ग्रोथ हार्मोन का कैसे आता है? तो खुद आप ग्रोथ हार्मोन के द्वारा नहीं, इनका ओवरऑल इफेक्ट तो है ही, लेकिन मेन इफेक्ट हम लोग ग्रोथ पे देखते हैं थ्रू समथिंग कॉल्ड एज सोमैटोमेटिन, और इसीलिए इसके कारण हम लोग लीवर का भी एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे मानते हैं। ठीक है, नाउ अनदर पॉइंट वी शुड रिमेंबर, दैट इज ग्रोथ हार्मोन आखिर कैसे ग्रोथ करवाता है? तो ऑब्वियसली आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, समथिंग कॉल्ड एज एनाबॉलिज्म वर्सेस कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म तो क्या ज्यादा होना चाहिए जिसके कारण ग्रोथ हो जाए? कैटाबोलिज्म। कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म। एनाबोलिज्म। एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म क्या होता है? ब्रेक डाउन। तो ब्रेक डाउन से ग्रोथ होगा या फिर जो है सम अप प्रोसेस से होगा? ऑब्वियसली एनाबॉलिज्म। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, दैट इज देयर इज एनाबॉलिज्म, और ओवरऑल एनाबॉलिज्म जो है वो जरूर एनाबॉलिज्म ANA एनाबॉलिज्म जरूर कैटाबॉलिज्म को एक्सीड करेंगे, तब जाके आप देखोगे देयर वुड बी ग्रोथ। तो इसी के कारण आप ओवरऑल जो है वो ग्रोथ देखते हो। ठीक है, तो इतनी चीजें हमें बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखनी है। नाउ अब हम लोग देखेंगे कि ये चलो ये तो ग्रोथ हार्मोन के अपने एस्पेक्ट हैं, बट देन यहाँ पे हमें कुछ और चीजें ध्यान में रखनी है, इनके डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है। तो डेफिशिएंसी आप देखोगे, इट विल लीड टू समथिंग कॉल्ड एज ड्वार्फिज्म, और ड्वार्फिज्म में द पेशेंट विल बी हैविंग स्टंटेड ग्रोथ। पेशेंट में आप स्टंटेड ग्रोथ देखोगे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इफ अ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम ड्वार्फिज्म then you have to remember there would be stunted growth। लेकिन अगर मानो एक्सेस सिक्रीशन हुए, एक्सेस सिक्रीशन, तो एक्सेस सिक्रीशन से दो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो एक तो अगर हम लोग देखें बिफोर एडल्ट लाइफ, और एक है आफ्टर एडल्ट लाइफ। एडल्ट लाइफ, तो अगर मानो बिफोर एडल्ट लाइफ ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा सिक्रीट हो रहा है, हो सकता है कोई ट्यूमर हो गया हो जिसके कारण ग्रोथ हार्मोन काफी सिक्रीट हो रहा है। तो अगर एडल्ट लाइफ से पहले है, तो उस केस में द पेशेंट विल सफर फ्रॉम समथिंग कॉल्ड एज गाइगेंटिज्म। ठीक है, जबकि अगर हम लोग देखें एडल्ट लाइफ के बाद, अगर मानो बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, तो द पेशेंट विल सफर फ्रॉम समथिंग कॉल्ड एज एक्रोमेगाली। तो ये सारे डिसऑर्डर्स के हमें नाम बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ड्वार्फिज्म, और ड्वार्फिज्म तो ड्वार्फ वर्ड से ही आता है, तो मेरे ख्याल से आपको पता है। तो ड्वार्फ मतलब बौना जिसको कहते हैं। देयर इज अ स्टंटेड ग्रोथ, और अगर मानो एक्सेस सिक्रीशन हो रहे हैं, तो इसमें आप दो तरह की डिजीज देखते हो। एक होता है एडल्ट लाइफ से पहले, जिसमें अगर हम वर्ड को ब्रेक करें तो गाइगेंट, गाइगेंट का मतलब क्या होता है? राक्षस। तो इट इज वेरी इनलार्ज, एबनॉर्मली इनलार्ज बॉडी देखोगे आप। जबकि अगर एडल्ट लाइफ के बाद हो तो देयर वुड बी एक्रोमेगाली। एक्रो का मतलब होता है विसरल ऑर्गन्स का, और मेगाली मतलब इनलार्जमेंट। तो एडल्ट लाइफ मतलब क्या? मतलब एक बार प्राइमरी ग्रोथ पूरा हो गया एडल्ट लाइफ में,
तब जाके अगर मानो ग्रोथ हार्मोन एक्सेस सिक्रीट होंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे। तो मेनली आप देखते हो ब्रो रिज enlarged, then protruded mandible जो है वो प्रोट्रूडेड रहेंगे। दैट इज द मेन फीचर व्हाट यू विल फाइंड इन केस ऑफ एक्रोमेगाली। क्योंकि गाइगेंटिज्म में कुछ नहीं, आप देखोगे देयर वुड बी एक्सेस हाइट जितना एक एवरेज हाइट रहता है उससे एक्सेसिवली हाई देखोगे। और ऐसे पेशेंट्स में ये भी देखे गए हैं कि इनमें ब्लड प्रेशर जनरली हाई होता है, क्योंकि हार्ट को जो है वो ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है ब्लड को पेरिफेरल ऑर्गन्स तक पहुंचाने के लिए। तो ये हमें दोनों चीजें ध्यान में रखनी है, डेफिशिएंसी के कारण क्या और एक्सेस सिक्रीशन के कारण क्या। ठीक है, सर आफ्टर अडल्ट लाइफ रिपीट कर दो। आफ्टर एडल्ट लाइफ आप देखोगे पेशेंट विल सफर फ्रॉम समथिंग कॉल्ड एज एक्रोमेगाली। तो वर्ड को जब आप ब्रेक करते हो तो एक्रोमेगाली का मतलब होता है, मेगाली मतलब इनलार्जमेंट, एक्रो का मतलब होता है विसरल ऑर्गन, सॉफ्ट टिश्यू ऑर्गन्स। तो मेनली आप सॉफ्ट टिश्यू ऑर्गन्स के इनलार्जमेंट देखते हो, जो इनवॉल्यूंटरी ऑर्गन्स होते हैं उनके इनलार्जमेंट होते हैं, और जो एसोसिएटेड फेशियल जो बोन्स होते हैं उनका भी इनलार्जमेंट रहता है। जैसे ब्रो रिज इनलार्ज्ड आप देखोगे तो जहाँ पे आईब्रो रहते हैं वो इतना प्रोमिनेंट लगते हैं कि ऐसे लगता है जैसे आंख धंसा हुआ है। फिर आप मैंडिबल जो है वो काफी प्रोट्रूडेड देखते हो। तो एडल्ट लाइफ में जब ग्रोथ, प्राइमरी ग्रोथ रुक जाए उसके बाद भी अगर हम लोग देख रहे हैं कि देयर इज दैट इज अननेसेसरी ग्रोथ, तो इट मस्ट बी द चेंजेस इन सेकेंडरी ग्रोथ। तो दैट इज बिकॉज ऑफ एक्रोमेगाली। तो एक्रोमेगाली और गाइगेंटिज्म दोनों आपको ध्यान में। तो लेट अस कम टू द नेक्स्ट वन। तो इतनी बातें हमें मालूम रहनी चाहिए अबाउट द ग्रोथ हार्मोन फिजियोलॉजी। नाउ क्वेश्चन इज दैट, so for growth sex hormone, growth hormone and thyroxine is required। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन एट द एंड देखना है, बिकॉज वी शुड रिमेम्बर सेक्स हार्मोन जो है वो सेक्सुअल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये बात कहना बिल्कुल सही है। ग्रोथ हार्मोन तो हम लोग जानते ही हैं, बिल्कुल ये ग्रोथ में हेल्प करते हैं। लेकिन इवन हम लोग देखते हैं देयर इज रोल ऑफ थायरॉक्सिन। तो नेक्स्ट हार्मोन जो हम लोग देखेंगे वी विल टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड एज थायराइड ग्लैंड। So let us come to the next gland, that is something called as thyroid gland. Thyroid gland. तो अगर हम लोग पैटर्न देखें, पैटर्न हार्मोन्स के सिक्रीशन का, तो हम लोगों ने पहले से ही देखा हाइपोथैलेमस एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं, और इस हार्मोन का नाम है दैट इज टीआरएच। टीआरएच का फुल फॉर्म होता है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। टीआरएच इज थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और टीआरएच जो है ये स्टिमुलेट करते हैं। तो ये किसको स्टिमुलेट करेंगे? दैट इज एंटीरियर पिट्यूटरी। और एंटीरियर पिट्यूटरी उसके बाद फिर रिलीज करेंगे समथिंग कॉल्ड एज टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन फिर आप देखोगे ये स्टिमुलेट करेंगे किसको? थायराइड ग्लैंड को। और थायराइड ग्लैंड उसके बाद फिर सिक्रीट करेंगे समथिंग कॉल्ड एज थायरॉक्सिन हार्मोन। तो हार्मोन कौन सा है? थायरॉक्सिन। और ग्लैंड कौन सा है? थायराइड ग्लैंड। लेकिन इतना लंबा चौड़ा आप पैटर्न देख रहे हो, यानी कि बिल्कुल हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी इनके रोल हैं यहाँ। तो जब हम लोग देखते हैं दैट इज थायरॉक्सिन, तो थायरॉक्सिन अगर मानो हाई हो गया तो इसके कारण क्या होता है? ये फिर नेगेटिव फीडबैक देते हैं। यानी कि आपको ध्यान देना पड़ेगा, अगर थायरॉक्सिन हाई हुआ तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी को इन्फॉर्म करेंगे कि बंद हो जाओ और नहीं टीएसएच सिक्रीट करने की जरूरत। सिमिलरली ये हाइपोथैलेमस को भी कहेंगे, इंफॉर्मेशन देंगे कि टीआरएच को बंद कर दो।
यानी कि अगर मानो पेशेंट में थायरॉक्सिन हाई रहेगा या किसी इंडिविजुअल में, तो उसमें टीआरएच और टीएसएच कम होते हैं नॉर्मली, और अगर मानो थायरॉक्सिन कम है तो टीएसएच और टीआरएच जो है वो हाई होता है। दैट इज द पैटर्न हियर। वो आप क्लियर कट यहाँ पे पैटर्न देख रहे हो, किस तरह से हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी भी इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल ये भी इंपॉर्टेंट है थायराइड ग्लैंड के फंक्शनिंग के लिए। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर ये कैसे इंपॉर्टेंट है और ये थायराइड ग्लैंड का क्या फिजियोलॉजी होता है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इन डिटेल। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे थायराइड ग्लैंड की, तो थायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर कैसे रहता है, तो ये नेक पोर्शन में प्रेजेंट रहते हैं और ये बटरफ्लाई शेप्ड होते हैं। तो देयर आर 2 लोब्स, ये लोब्स हैं थायराइड ग्लैंड के, 2 लोब्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, और ये दोनों लोब्स आपस में अटैच रहते हैं बाय समथिंग कॉल्ड एज isthmus। तो ये जो आप पार्ट दोनों लोब्स को कनेक्ट करने वाले देख रहे हो, इनको हम लोग isthmus कहते हैं, एंड दे आर एम्बेडेड इन ट्रेकिया। ट्रेकिया में ये एम्बेडेड रहते हैं। नाउ वी विल टेक अप दैट इज इनके क्या स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर मतलब क्या, जब आप इनका हिस्टोलॉजी यानी कि जब आप इसको काटोगे तो काटने पे ये कैसा दिखेगा। सो व्हेन यू आर गोइंग टू कट इट, तो कट करने पे आपको कैसे दिखता है ये। तो जब आप इस थायराइड ग्लैंड को कट करते हो तो कट करने पे आपको कुछ थायराइड फॉलिकल्स नजर आते हैं। सर ट्रैकिया के पास जो थायराइड ग्लैंड है उसके अंदर थायराइड फॉलिकल्स। हाँ यस करेक्ट। तो लाइक दिस ये पैटर्न है। इस तरह से थायराइड ग्लैंड के बहुत सारे फॉलिकल्स यहाँ पे दिख रहे हैं। अब हम लोग इनको मार्क करेंगे। और इसके अलावा इस तरह से ये आप देख रहे हो। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज थायराइड फॉलिकल, और यहाँ पे जो हम लोग ये देख रहे हैं इनको हम लोग कहते हैं फॉलिक्यूलर सेल्स। फॉलिक्यूलर सेल्स जो कि ये एपिथेलियम बना रहे हैं, इनको ये एक्चुअली है फॉलिक्यूलर एपिथेलियम, फॉलिक्यूलर सेल्स के जो बने हुए हैं। और इनके अंदर आप देखोगे देयर इज थायरोक्सिन हार्मोन और एक कैविटी है। इस कैविटी को हम लोग कहते हैं फॉलिक्यूलर लूमेन। लूमेन containing थायरोक्सिन। और इन दोनों को हम लोग कलेक्टिवली क्या कहते हैं, थायराइड फॉलिकल। ठीक है। जबकि आप इसके साथ साथ यहाँ पे जो देख रहे हो इनको हम लोग कहते हैं पैराफॉलिकुलर सेल्स। नाउ पैराफॉलिकुलर सेल्स का अपना इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं समथिंग कॉल्ड एज कैल्सिटोनिन। तो फॉलिकुलर सेल्स का काम होता है सिक्रीट करना हार्मोन दैट इज थायरोक्सिन, और पैराफॉलिकुलर सेल्स का काम होता है सिक्रीट करना समथिंग कॉल्ड एज कैल्सिटोनिन। ठीक है। तो आपको ये बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना है। यू हैव टू रिमेम्बर दैट वेरी नाइसली। नाउ अब हम लोग ये देखेंगे दैट इज ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका क्या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है, या ये हमारे बॉडी में इतना इंपॉर्टेंट है ही क्यों। तो लेट अस टेक ऑन दैट इज थायरोक्सिन का फंक्शन। तो थायरोक्सिन हार्मोन ये अगर हम लोग बात करें तो ये 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, 2 फॉर्म्स। एक होता है T4 टेट्रा आयोडो थायरोनिन, और टेट्राआयोडोथायरोनिन इसलिए हम लोग कहते हैं बिकॉज इट कंटेन्स 4 आयोडीन एटम्स। ठीक है। और दूसरा है T3 ट्राई
आयोडोथायरोनिन। ये थायरोक्सिन हार्मोन के दो फॉर्म्स होते हैं और इसमें आपको याद रखना है इट कंटेन्स 3 आयोडीन एटम्स। ठीक है, तो T4 इसमें 4 आयोडीन एटम्स और T3 इसमें 3 आयोडीन एटम्स, और इनको हम लोग थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं। इनफैक्ट ये दो फॉर्म्स होते हैं थायराइड हार्मोन के, और हमें याद रखना है दैट इज T4 ये लगभग 80 से 90% प्रेजेंट रहते हैं ब्लड सर्कुलेशन में, लेकिन ये लेस पोटेंट। लेकिन अगर हम लोग T3 देखें तो ये हार्डली 10% प्रेजेंट रहते हैं, बट देन दे आर मोर पोटेंट। और अगर हम लोग थायराइड ग्लैंड की बात करें तो थायराइड ग्लैंड मेनली सिक्रीट करते हैं दैट इज T4। मोस्टली ये T4 सिक्रीट करते हैं, और ये T4 लीवर में जाने के बाद ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू T3 बाय डीआयोडीनेशन। डीआयोडीनेशन मींस एक आयोडीन एटम जो है वो रिमूव होने के बाद। ठीक है, तो ये बात हमें बहुत ही अच्छे से याद रखना है। वी हैव टू रिमेंबर दिस वेरी नाइसली, ऑल दीज थिंग्स। अब ये जो T3 है मेन आप इसी का इफेक्ट देखते हो। T4 तो ज्यादा अमाउंट में है लेकिन वो उतना पोटेंट नहीं होता है जितना T3 की बात की जाए। अब हम लोग देखेंगे इनके क्या इफेक्ट थायरोक्सिन हार्मोन के, व्हाट आर द इफेक्ट्स। और अगर हम लोग इफेक्ट्स की बात करें तो एक्चुअली हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट T3। तो इफ यू टॉक अबाउट T3 हार्मोन, तो T3 सर एक बार हार्मोन का पोटेंट का मतलब इफेक्ट बताना। होता है। पोटेंट जो है वो अब आई थिंक मेरे को इंग्लिश क्लास भी एक अलग से आई हैव टू स्टार्ट। पोटेंट का मतलब होता है दैट इज मोर एक्शन, मोर इफेक्ट लाना। जैसे दो हार्मोन्स है, एक 5 मिलीग्राम है और दूसरा 10 मिलीग्राम है, दोनों के एक ही इफेक्ट है, तो इसका मतलब जो 5 मिलीग्राम में इफेक्ट ला रहा है वो ज्यादा पोटेंट है। ठीक है, सिंपल मीनिंग ये। तो अगर हम लोग इफेक्ट्स की बात करें दैट इज थायरोक्सिन हार्मोन के इफेक्ट्स, तो पहला और फोरमोस्ट इफेक्ट अगर आप देखोगे दैट इज थायरोक्सिन हार्मोन का, सो दैट इज BMR। ये मैंने आप लोगों को जो है वो डाइजेशन चैप्टर में भी बताया था। बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल यस, मेटाबॉलिक और रेट। BMR जो है वो क्या होता है, होता क्या है ये? बेसल मेटाबॉलिक रेट तो है, लेकिन ये क्या है क्या ये, व्हाट इज दिस? बीमा। सर जैसे जब हम कुछ काम भी नहीं करते तभी भी हमारी बॉडी में कुछ मतलब मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलते रहते हैं, वो होता है। वेरी गुड, बिल्कुल आपने और सही उसके बताया, अंदर जो मोर देन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो। वेरी गुड, बिल्कुल आपने सही बताया है। आपको याद रखना है कि जब हम लोग कुछ काम ना कर रहे हो, तो अगर आप एक कोरिया इंसान देखो, कोरिया इंसान जो कि सुबह से शाम कुछ ना करे, खाली आराम से बैठा रहे, उसको भी आप देखोगे दैट इज एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब वो सुबह से शाम कुछ कोई काम ही ना कर रहा है तो उसको किस किस बात के लिए एनर्जी चाहिए? तो एनर्जी चाहिए फॉर डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, मूवमेंट, लोकोमोशन, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, इम्यूनिटी, रिप्रोडक्शन। तो इसके लिए जो आप मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देखते हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो थायराइड, अगर हम लोग थायरोक्सिन हार्मोन का प्राइम मोस्ट फंक्शन देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, तो वो होता है मेंटेन करना BMR। So to maintain BMR, that is the main function of thyroxine hormone. ठीक है, now second effect क्या होता है? To enhance activity of adrenaline. Now adrenaline, आपको याद रखना है ये adrenaline जो है वो क्या है? तो adrenaline is nothing but that is neurotransmitter of sympathetic nervous system। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को अगर अपना एक्शन करना है तो वो
एड्रेनलिन के ही थ्रू करते हैं और यही हार्मोन के तरह भी काम करते हैं। तो एड्रेनलिन का अपना एक ये इम्पोर्टेंस है कि ये हार्मोन की तरह भी काम करते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी काम करते हैं। तो ये एड्रेनलिन के एक्शन को एनहांस करने का काम करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट फंक्शन, ग्रोथ हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रोथ के लिए, लेकिन सरप्राइजिंगली जो हार्मोन इंपॉर्टेंट है ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, दैट इज थायरोक्सिन। तो थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है ये भी। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है, और प्रेग्नेंट वुमेन में भी आप देखोगे कि उनके रिक्वायरमेंट डाइट में आयोडीन के बढ़ जाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। वो इसलिए क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान आयोडीन ज्यादा होंगे, तब जाके थायरोक्सिन हार्मोन ज्यादा बनेंगे, जिसके कारण जो है वो फीटस का ब्रेन डेवलपमेंट होगा। अगर प्रेगनेंसी के दौरान थायरोक्सिन की कमी हो गई तो द चाइल्ड जो कि बॉर्न हो रहे हैं वो मेंटली रिटार्डेड होंगे। तो आपको ध्यान रखना है ब्रेन डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। इसके अलावा आप थायरोक्सिन का इंपॉर्टेंट फंक्शन देखते हो एरिथ्रोपोएसिस। अगर आप कॉपी अपना देखोगे पीछे तो सर्कुलेशन चैप्टर में हम लोगों ने लिखा भी है आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए Yes sir, थायरोक्सिन हार्मोन RBC. इंपॉर्टेंट है। Yes sir, RBC formation. यस, और हमें ध्यान भी रखना है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन फॉर एरिथ्रोपोएसिस, यानी कि आरबीसी काउंट बढ़ाने का ये काम करता है। और क्या काम करते हैं तो आपको ध्यान रखना है फ्रॉग के केस में, दैट इज मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस इन केस ऑफ फ्रॉग, यानी कि टैडपोल टू एडल्ट। तो इतने फंक्शंस हमें बहुत ही अच्छे से मालूम रहने चाहिए। ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन? These are the functions of thyroxine hormone. Now, अगर मानो आप देखोगे और इनफैक्ट बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम लोगों ने पहले ही देख रखा है इन दैट इज बायोमोलिक्यूल्स। आप अगर बायोमोलिक्यूल्स के लेक्चर याद करो, हम लोगों ने वहां पे देखा था थायरोक्सिन हार्मोन के बनने के लिए कौन से हार्मोन की कौन से अमाइनो एसिड की जरूरत पड़ती है। नहीं याद है किसी को भी? कौन से अमाइनो एसिड चाहिए? टायरोसिन। यस दैट्स करेक्ट, टायरोसिन। तो वो बात आपको बायोमोलिक्यूल्स के अभी तक भी ध्यान में रखना है। तो टायरोसिन अमाइनो एसिड चाहिए और आयोडीन चाहिए। सो अगर हम लोग बात करें दैट इज रिक्वायरमेंट क्या है, तो रिक्वायरमेंट फॉर थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन के लिए जो रिक्वायरमेंट चाहिए, एक तो होता है दैट इज आयोडीन और दूसरा है टायरोसिन अमाइनो एसिड। ठीक है, नाउ ये दोनों हमें डाइट में लेनी है। प्रेगनेंसी के दौरान ये इंक्रीज होने चाहिए ये दोनों या नहीं डाइट में? होने चाहिए। इसका मतलब आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है। टायरोसिन जो है वो एसेंशियल टायरोसिन खुद सिर्फ बनता है, I2 आयोडीन होना चाहिए सर। नॉन एसेंशियल है Yes. टायरोसिन। आपको ध्यान देना पड़ेगा, डाइट में सिर्फ आयोडीन लेने की जरूरत है, डाइट में आपको टायरोसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। व्हाई? बिकॉज टायरोसिन जो है वो एक क्या है, इट इज अमाइनो नॉन एसिड। एसेंशियल अमाइनो एसिड। नॉन यस, एसेंशियल। करेक्ट। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग देखें आयोडीन चाहिए डाइट में और टायरोसिन अमाइनो एसिड होता है इंट्रिंसिक, यानी कि हमारे बॉडी में खुद ही सिंथेसाइज होते हैं, इनको डाइट में लेने की जरूरत नहीं है। अब अगर आपको डाइट के थ्रू थायरोक्सिन हार्मोन बढ़ाना है तो डेफिनेटली आपको आयोडीन रिच फूड खाने चाहिए। तो आयोडीन रिच फूड कोई बता सकते हो क्या क्या ठूसना है? नून। नमक। ओके ठीक है, नमक। ये लेकिन नमक जो है वो तो कॉमर्शियल होता है, नेचुरल नहीं होता है।
कोई सही कह रहा, कोई किसी ने सी फूड कहा है. हु इज दैट? हु yes who? तनु yes तनु. करेक्ट. ब्राउन एंड करेक्ट. तो आपको ध्यान देना पड़ेगा दैट ब्राउन राइस इज मैराइन फूड. अगर कोई खाए भर भर के जो है वो मछली, क्रैब, लॉबस्टर, श्रिम्प, तो जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं वो खाते भी हैं और इसलिए उनमें आयोडीन की कमी जल्दी नहीं होती है. जबकि जो माउंटेन रीजन में होते हैं वो जनरली नॉन वेजिटेरियन डाइट तो बिल्कुल नहीं खाते और मैराइन फूड के लिए तो उनको एक्सेस रहता ही नहीं, तो उनमें आयोडीन की कमी ज्यादा देखी जाती है. तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि आप ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से देखोगे लोगों का खान पान भी अलग रहता है. तो दैट्स व्हाट वी शुड रिमेंबर. आयोडीन का जो सोर्स होता है वो सी फूड होता है, मैराइन फूड, जिसमें कि मैराइन फिश हो गए, श्रिम्प हो गए, लॉबस्टर हो गए, क्रैब हो गए, ये सारी चीजें जैसे गोवा में खाते भी हैं लोग. सो दैट्स व्हाट वी शुड रिमेंबर. लेकिन अगर हम लोग बात कर रहे हैं टायरोसिन, तो टायरोसिन एक्सट्रिंसिक लेने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि हमारा बॉडी खुद ही इसको सिंथेसाइज कर सकता है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट कमिंग टू दैट इज इनके डेफिशिएंसी से क्या होंगे और एक्सेस से क्या होंगे, ये हमें देखना है. सो लेट अस टॉक अबाउट कि अगर मानो डेफिशिएंसी हुआ तो क्या होगा और अगर मानो एक्सेस होगा तो क्या होगा. तो पहले हम लोग बात करेंगे अगर मानो डेफिशिएंसी हुए तो इफ देयर इज डेफिशिएंसी, तो डेफिशिएंसी में देयर इज हाइपोथायरॉयडिज्म. हाइपोथायरॉयडिज्म. और अगर हम लोग हाइपोथायरॉयडिज्म की बात करें तो ये कोई डिजीज नहीं है. डेफिशिएंसी का स्टेट को हम लोग कह रहे हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी कि डिक्रीज थायराइड एक्टिविटी. तो इसमें आप कुछ डिजीजेस देखोगे. एक होता है समथिंग कॉल्ड एज क्रिटिनिज्म, दूसरा है मिक्सोडेमा और तीसरा है सिंपल गोइटर, जिसमें कि मेरे ख्याल से आपने ऑलरेडी पहले से सिंपल गोइटर नाम सुना होगा प्रोबेबली. यस सर. पहले यस सर. ठीक है. तो अगर हम लोग बात करें दैट इज ये तीनों क्या है, ये डेफिशिएंसी स्टेट है. दैट इज यानी कि दे आर रिलेटेड टू हाइपोफंक्शन एंड हाइपो एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड. दे ऑल आर केस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म. ठीक है. नाउ दैट इज अगर हम लोग बात करें द फर्स्ट वन क्रिटिनिज्म, तो क्रिटिनिज्म क्या है, तो क्रिटिनिज्म जो है हाइपोथायरॉयडिज्म इन चिल्ड्रन. और अगर हम लोग मिक्सोडिमा देखें तो दिस इज हाइपोथायरॉयडिज्म इन एडल्ट. और अगर मानो यही हाइपोथायरॉयडिज्म किसी भी एज में बिकॉज ऑफ डाइटरी डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, तो दैट इज सिंपल गोइटर. तो हम लोग इनको कंपेयर करेंगे और इनफैक्ट वी विल टॉक अबाउट फर्स्ट दैट इज क्रिटिनिज्म. तो क्रिटिनिज्म की बात की जाए, क्रिटिनिज्म तो यानी कि ऑब्वियसली देयर इज हाइपोफंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड. तो अगर मानो हाइपोफंक्शन थायराइड ग्लैंड के होंगे तो बताओ बीएमआर पे क्या असर पड़ेगा. लो हो जाएगा सर. डिक्रीज हो जाएगा. वेरी गुड. ठीक है, आपको ध्यान देना पड़ेगा बीएमआर डिक्रीज हो जाएंगे. और बीएमआर डिक्रीज होने के कारण आप यहाँ पे देखोगे फ्यू थिंग्स. हीट प्रोडक्शन कैसे हो जाएंगे, इनमें कम हो जाएंगे. कम हो जाएंगे सर. ठीक है. हीट प्रोडक्शन कम होने के कारण क्या होता है, ऐसे लोग आप देखोगे दे वुड बी इनटॉलरेंट टू कोल्ड. कोई मतलब बता सकते हो इंटॉलरेंट टू कोल्ड का मतलब मीनिंग क्या होंगे. यानी कि ठंड को ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते. यस करेक्ट. वो ठंड को जो है वो ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं. इनफैक्ट आप ऐसे लोगों को देखोगे दैट इज अगर मानो जैसे टेम्परेचर 20 डिग्री हो गया है आज, तो 20 डिग्री में भी कहेंगे कि बहुत ज्यादा ठंड लग रहा है. लाइक दैट इट इज. इतना ज्यादा इनको ठंड लगता है तो दे वुड बिकम वेरी इंटॉलरेंट टू कोल्ड.
Now why? Because the mitochondria function is reducing, BMR is reducing because of. तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ये कोई भी आप हाइपोथायरॉयड पेशेंट में देखते ही। और थायराइड ग्लैंड इतना ज्यादा हमें क्यों देखना रहता है? बिकॉज वर्ल्ड में थायराइड ग्लैंड के केसेस बहुत ज्यादा हैं और इंडिया में भी। तो हमें पता रहना चाहिए कि ये बीएमआर अगर कम हुआ है तो इसके कारण क्या हुआ है। तो फर्स्ट थिंग वी शुड रिमेंबर दैट। नाउ सेकेंड थिंग, अगर हम लोग देखें, अगर मानो बीएमआर कम हुए हैं तो इसका एक और असर पड़ता है ऑन ग्रोथ। नाउ ग्रोथ रिड्यूसेस, क्योंकि ग्रोथ में भी बीएमआर का रोल होता है, तो ग्रोथ भी कम हो जाएंगे, यानी कि देयर वुड बी स्टंटेड ग्रोथ। लेकिन इसके साथ साथ आप एक और पैटर्न देखोगे, मेंटल रिटार्डेशन। So there would be mental retardation. The patient will suffer from mental retardation. और ये बहुत बड़ा आप डिफरेंस बताते हो, that is growth hormone के hypofunction से from that of thyroid gland. ग्रोथ हार्मोन के अगर फंक्शन कम हुए तो स्टंटेड ग्रोथ होंगे लेकिन मेंटल रिटार्डेशन नहीं होता है। लेकिन अगर थायराइड ग्लैंड के हाइपो फंक्शन हुए तो ये ग्रोथ हार्मोन मतलब ग्रोथ तो कम करेंगे ही, स्टंटेड ग्रोथ, उसके साथ साथ मेंटल रिटार्डेशन भी होता है। Understood everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Just a second. Yes, I will. I will drink water and then we'll continue. Yes, so that's what you will find. The patient is suffering from cretinism. Then you will find there is BMR reduction, growth भी इससे कम होता है, mentally retarded रहेंगे। Now इसके अलावे और क्या फीचर्स आप देखते हो? तो क्रिटिनिज्म में हम लोग देखेंगे एड्रेनलिन के एक्शन भी कम हो जाएंगे, रिड्यूसेस, क्योंकि हम लोग ये बात अच्छे से जानते हैं कि ये एड्रेनलिन के एक्शन भी एनहांस करते हैं, बढ़ाते हैं। तो अगर मानो एड्रेनलिन के एक्शन कम हो जाएंगे तो इसका मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी कम होते हैं, जो कि आप सबसे डोमिनेंटली कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे देखते हो, सीवीएस पे। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे क्या इफेक्ट आएंगे, मेरे ख्याल से आप लोग सबको ही जानते हो। ये जल्दी बताओ। कार्डियक का आउटपुट कम हो जाएगा। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर कम, कार्डियक आउटपुट कम, स्ट्रोक वॉल्यूम कम, हार्ट रेट कम हो जाएगा। या पेशेंट में देखोगे ये सारी चीजें। नाउ नेक्स्ट इज ऑल्सो
इसके अलावे भी अगर हम लोग बात करें दैट इज नाउ, क्योंकि ये चिल्ड्रन में हो रहे हैं और चिल्ड्रन में प्राइमरी ग्रोथ भी होते हैं, तो प्राइमरी ग्रोथ भी अफेक्टेड रहते हैं। तो क्योंकि प्राइमरी ग्रोथ अफेक्टेड रहेंगे तो यहाँ आप कुछ पैटर्न देखोगे। तो पैटर्न हम लोग क्या देखते हैं? सो यू विल फाइंड देयर इज pigeon chest. Patient will have pigeon chest. पिजन चेस्ट का मतलब क्या होता है कि स्टर्नम जो है वो बर्ड्स की तरह काफी प्रोमिनेंट रहते हैं ऐसे पेशेंट में, क्योंकि जब ग्रोथ होता है तो स्टर्नम जो है वो रेट्रो डायरेक्शन में जाते हैं, पीछे की तरफ जाते हैं नॉर्मली। लेकिन क्योंकि यहाँ बीएमआर कम हो गया है तो जितने रेट से पीछे जाना चाहिए वो जा नहीं पाते हैं, और इसीलिए स्टर्नम जो है वो आगे की तरफ प्रोमिनेंटली प्रेजेंट रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे बर्ड के केस में प्रेजेंट है। और इसलिए हम लोग ऐसे पेशेंट्स को डायरेक्टली कहते हैं, वी कॉल इट एज दैट इज पिजन चेस्ट। ठीक है, सो देयर वुड बी पिजन चेस्ट इन सच केसेस। लेकिन ये बात आपको ध्यान देना पड़ेगा, वी आर टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रन नॉट इन एडल्ट्स। एडल्ट्स में आप ये पिजन चेस्ट नहीं देखते हो, क्योंकि ये प्राइमरी ग्रोथ से रिलेटेड चेंजेस आप देख रहे हो। ठीक है, that's what is there when we talk about cretinism. Now, अब यहाँ पे रिप्रोडक्टिव फेलियर की बात नहीं करते हैं क्योंकि वो एडल्ट्स के केसेस में रहेंगे, बट देन दैट इज द बेसिक फीचर व्हिच वी शुड रिमेंबर अबाउट क्रिटिनिज्म। अब हम लोग दूसरा देखेंगे मिक्सोडेमा, समथिंग कॉल्ड एज मिक्सोडेमा। तो मिक्सोडेमा जो है दैट इज द केस ऑफ hypothyroidism इन एडल्ट्स। ठीक है, तो जो भी आप चेंजेस देख रहे हो इन केस ऑफ चिल्ड्रन वही आप एडल्ट में भी देखोगे मोस्टली। So we'll write it here, that is clinical features almost similar to cretinism, यानी कि यहाँ पे भी ब्लड प्रेशर कम होंगे, कार्डियक आउटपुट कम होंगे, स्ट्रोक वॉल्यूम कम होंगे, हार्ट रेट कम होंगे, मेंटल रिटार्डेशन होने के चांसेस, एंड देन यू विल फाइंड दैट इज ग्रोथ तो नहीं, इंटॉलरेंट टू कोल्ड एंड ऑल दोस थिंग्स, ये सारी चीजें होंगी। लेकिन जो आप प्राइमरी ग्रोथ से रिलेटेड चीजें देखते हो वो यहाँ पे इफेक्ट नहीं होंगी। मतलब मिक्सोडेमा एडल्ट में हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी ग्रोथ जो है वो हाइट अगर पहले 6 फीट था तो अब कम होके 5 फीट हो जाए। हाइट तो वैसे ही रहेंगी। ठीक है, बट देन देयर वुड बी मोर ऑफ सेकेंडरी चेंजेस। तो सेकेंडरी चेंजेस में इट इज सेक्सुअल डिसफंक्शन। जैसे अगर हम लोग फीमेल की बात की करी जाए तो देयर वुड बी एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। और क्या होंगे फीमेल की केस में? दैट इज डिस्मेनोरिया, यानी कि पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल, पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल। नाउ मेल्स के केस में आप देखोगे क्या? दैट इज रिडक्शन इन मेल गैमेट फॉर्मेशन and the patient may become infertile. तो ये हम लोग देखते हैं इन केस ऑफ व्हेन वी टॉक अबाउट दैट इज मिक्सोडेमा अपार्ट फ्रॉम क्रिटिनिज्म। लेकिन ध्यान रखोगे वहां यहाँ पे हम लोग पिजन चेस्ट नहीं कहना है क्योंकि ये प्राइमरी ग्रोथ से रिलेटेड, और ये नहीं कहना ग्रोथ रिटार्डेशन, ऐसा नहीं कहना। और मेंटल रिटार्डेशन डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन हम लोग ये जरूर कह सकते हैं कि देयर वुड बी दैट इज मोस्टली यू विल फाइंड देयर इज रिलेटेड टू हाइपोफंक्शन रिलेटेड टू बीएमआर। बीएमआर से रिलेटेड जितने भी चेंजेस होंगे वो हो सकते हैं। नाउ द थर्ड वन इज समथिंग कॉल्ड एज सिंपल गोइटर। गोइटर, तो पहले तो कोई ये बता सकते हो गोइटर क्या है? सर आयोडीन होता है, Deficiency of iodine.
कोई इनलार्जमेंट कह के वर्ड कह रहे हैं? Enlargement थायराइड of gland. Very good. One person is telling that is enlargement of thyroid gland, who is more than 100% correct. You are right. So goiter खुद डिजीज नहीं है, ध्यान रखोगे, सिंपल गोइटर डिजीज है, गोइटर डिजीज नहीं है, गोइटर एक कंडीशन है. एंड गोइटर क्या कंडीशन है? दैट इज इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के इनलार्जमेंट को हम लोग गोइटर कहते हैं. और अगर हम लोग सिंपल गोइटर की बात करें तो ये इनलार्जमेंट क्यों हुए हैं? तो अगर मानो एक्सट्रिंसिक यानी कि डाइटरी डेफिशिएंसी हो गए हैं आयोडीन के, जो कि आप कहाँ देखते हो? दैट इज हिमालयन रीजन्स, माउंटेन रीजन्स. माउंटेन रीजन्स में ये काफी कॉमन है, तो लोग वहां पे आयोडीन नहीं खाते हैं. तो अगर ऐसा हुआ तो उसके केस में क्या होता है? टायरोसिन abnormally accumulates where in thyroid follicle, जिसके कारण देयर इज गोइटर. ठीक है. इसके अलावा हम लोग और कैसे देख सकते हैं? देख सकते हैं मतलब अगर हम लोग बात करें, एक तो चलो आयोडीन की कमी हो गए, और कोई डाइट ऐसे हैं जिसके कारण होने के चांसेस रहते हैं? Anyone? ठीक है. आपने गोइट्रोजेनिक डाइट सुना है? समथिंग कॉल्ड एज गोइट्रोजेनिक डाइट. नो सर. तो आपको No, ध्यान sir. देना पड़ेगा. कुछ ऐसे खाने होते हैं, जैसे अगर हम लोग देखें कॉलीफ्लावर, तो दे आर कॉल्ड एज गोइट्रोजेनिक. तो गोइट्रोजेनिक मींस व्हाट? व्हिच कैन कॉज deficiency of thyroxine. So we should write here even a goitrogenic diet may also lead to deficiency of thyroxine, and that may also lead to simple goiter. ठीक है. तो इतनी बातें हमें बहुत ही अच्छे से मालूम रहनी चाहिए अबाउट दैट इज हाइपोथायरॉयडिज्म के डिजीजेस. तो हाइपोथायरॉयडिज्म से हम लोगों ने 3 रिलेटेड डिजीजेस देखे हैं. अब हम लोग आ जाते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म, यानी कि एक्सेस सिक्रीशन से रिलेटेड डिजीज. एक्सेस सिक्रीशन, एंड इन दैट केस देयर इज हाइपरथायरॉयडिज्म. तो इसमें हम लोग आ जाते हैं. तो अगर हम लोग हाइपरथायरॉयडिज्म की बात करें तो यहाँ पे हमने बेसिकली 2 डिजीज देखना है. एक है दैट इज ग्रेव्स डिजीज, और दूसरा है दैट इज टॉक्सिक एडिनोमा. सो 2 डिजीजेस. ठीक है. तो एक एक करके हम लोग देखेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से आप लोग आसानी से बता सकते हो ग्रेव्स डिजीज हो या टॉक्सिक एडिनोमा, जनरल फीचर्स क्या होंगे. मेरे ख्याल से आप आसानी से बता सकते हो हाइपरथायरॉयडिज्म. बट एनीवेज विल टेक अप फर्स्ट ग्रेव्स डिजीज. नाउ ग्रेव्स डिजीज क्या होते हैं? ये एक ऐसा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है. सो दिस इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. ठीक है. और ऐसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर in which antibodies are formed,
which will cause, that is act as TSH. ये ऐसे एंटीबॉडीज बनते हैं जो TSH की तरह काम करते हैं। तो TSH का काम क्या होगा? ऑब्वियसली थायरॉक्सिन को इंक्रीज करना, और इसीलिए एब्नॉर्मली थायरॉक्सिन ब्लड में इंक्रीज हो। दैट्स व्हाट यू विल फाइंड इन केस ऑफ ग्रेव्स डिजीज। लेकिन इनमें क्या क्या आप फीचर्स देखोगे, क्लिनिकल फीचर्स, तो आप ही लोग बताओ। BMR पे असर क्या होगा और क्या फीचर्स होंगे? जो आपने हाइपोथायरॉयडिज्म में देखा उसी का पूरा उल्टा बताना है। तो ये बताओ एक एक करके उल्टा। इंक्रीज। इंक्रीज। ठीक है, तो BMR अगर मानो इंक्रीज हो जाएंगे तो इसके कारण जो है वो आप क्या क्या देखोगे? व्हाट विल हैपन टू द पेशेंट? ग्रोथ इंक्रीज, स्टॉक वॉल्यूम इंक्रीज, BMR कम होने से स्ट्रोक वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर इंक्रीज, हीट प्रोडक्शन इंक्रीज होगा सर, और ग्रोथ भी कैटाबॉलिज्म इंक्रीज इंक्रीज हो होगी। जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें BMR इंक्रीज करने की, तो BMR इंक्रीज होने से क्या हो जाएंगे? हीट प्रोडक्शन होंगे, हीट प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। हीट प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो इसके कारण पेशेंट को क्या फील होंगे? ठंड में भी गर्मी लगेगी। या दूसरा हम लोग एक और क्या कह सकते हैं? दैट इज देयर इज intolerant to hot temperature. That's what you will find. तो यहाँ उल्टा हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आप और क्या चेंजेस देखोगे? What all changes you will find? मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा, कैटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा। अरे मेटाबॉलिक रेट तो बढ़ ही गया है, BMR तो इंक्रीज हो ही गया, और क्या होगा चेंजेस? ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। अब हम लोग देखें दैट इज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे इफेक्ट। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे इफेक्ट क्या हो जाएंगे? सो दैट इज if we talk about blood pressure, cardiac output, stroke volume, all these things इंक्रीज हो जाएंगे। इंक्रीज increase। तो यहाँ क्या हो रहा है? अच्छा हाँ, यस हाइपर है ना, दैट्स करेक्ट। हाँ सही तो कह रहे हो। BP इंक्रीज हो जाएंगे, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएंगे, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएंगे, हार्ट रेट दैट विल आल्सो इंक्रीज। ठीक है, तो ये बात हमें बहुत ही अच्छे से मालूम रहनी चाहिए। वी शुड रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स प्रॉपरली। सर इसमें वेट लॉस भी होता है क्या? हाँ यस, वेट लॉस भी होता है, यू आर राइट, एब्सोल्युटली, बिकॉज ऑफ excess catabolism, you are right, there would be weight loss. ADR इंक्रीज हो जाएगा। Alveolar ventilation rate, is it? एड्रेनलिन हार्मोन इंक्रीज हो ADR। अच्छा एड्रेनलिन, ठीक है, यस हाँ बिल्कुल करेक्ट। एड्रेनलिन हार्मोन इंक्रीज नहीं होंगे, एड्रेनलिन के एक्शन इंक्रीज होंगे ना। सो CVS में आप क्या देखोगे? एड्रेनलिन एक्शन इंक्रीजेस, ना खुद एड्रेनलिन नहीं, एड्रेनलिन के एक्शन इंक्रीज होता है, क्योंकि इनके सेंसिटिविटी रिसेप्टर्स के लिए जो है वो इंक्रीज कर देता है। Understood everyone? यस सर। यस सर। सर मिक्सोइडिमा में भी गोइटर हो Yes. सकता है क्या? ठीक है, मिक्सोडेमा में गोइटर होता है क्या? हाँ गोइटर हो सकते हैं, देर आर मिक्स्ड केसेस। तो अभी आप लोग को उतना डिटेल नहीं जानना है, आप जब हायर क्लासेस में जाओगे पढ़ोगे, देर इज मिक्स्ड केसेस ऑल्सो। आप हायर क्लासेस में जाओगे तो बहुत अलग अलग चीजें देखोगे। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे TSH हाई होते हैं लेकिन T3 T4 नॉर्मल होते हैं। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ T3 T4 नॉर्मल होते हैं, TSH लो हो जाता है। तो देर आर सो मेनी केसेस, देर आर मिक्स्ड केसेस ऑल्सो। So all these things are ओके सर।
ठीक है। नाउ लेट अस कम टू अदर पॉइंट्स। यस, यहाँ पे भी आप देखोगे रिप्रोडक्टिव फेलियर यहाँ पे भी होते हैं बिकॉज ऑफ कैटाबॉलिज्म। बट देन हमें यहाँ पे कुछ और बात ध्यान में रखने हैं। नाउ पेशेंट हु रिपोर्ट विद द ग्रेव्स डिजीज, you will find there is that is exophthalmos. Exophthalmos का मतलब होता है abnormally bulging of eyeball। तो eyeball जो है वो इतना abnormally bulged out रहता है, कैसे लगता है जैसे staring look है। तो there is staring look of these patients। इसी के साथ साथ आप देखोगे ऐसे पेशेंट्स में देयर इज ट्रेमर, तो हाथ कांपते रहते हैं क्योंकि एड्रेनलिन का एक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो जैसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर बहुत ज्यादा स्टिमुलेट हो जाए तो हाथ पैर कैसे कांपने लगते हैं, बिल्कुल वैसे ही आप यहाँ पे भी देखते हो। तो पेशेंट को अगर आप कहोगे कि अपना हाथ फ्लेक्स करो तो उसके हाथ जो है वो कांपते रहते हैं। तो आपको क्या करना है, हाथों पे अगर आप एक पेज रखते हो तो पेज जो है वो स्थिर नहीं रहता है। Now, this is the very unique feature of Graves disease। तो ये सारी चीजें तो है ही, बीएमआर इंक्रीज होते हैं, फिर कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट, रिप्रोडक्टिव फेलियर, ऑल दीज थिंग्स। बट देन उसके साथ साथ एक्सोप्थेल्मोस और ट्रेमर्स भी हम लोग देखते हैं। ठीक है। नाउ अनदर थिंग वी शुड रिमेंबर दैट इज टॉक्सिक एडिनोमा। एडिनोमा की अगर हम लोग बात करें तो कोई वर्ड को ब्रेक कर सकते हो? यानी कि किसी ड्रग्स के कारण गोइटर? नहीं। और कुछ? यूरिया रिलीज होने के कारण? नहीं, यूरिया से तो रिलेटेड नहीं। यस, एनीवन। ठीक है। टॉक्सिक का मतलब होता है दैट इज हाई T3 T4, मतलब थायरोक्सिन हाई। और अगर हम लोग एडिनोमा देखें तो एडिनोमा होता है दैट इज इनलार्ज्ड ग्लैंड। किसी भी इनलार्ज ग्लैंड को आप एडिनोमा कहते हो। तो एक ग्लैंड जिसमें कि इनलार्जमेंट हुआ है T3 T4 एक्सेस इंक्रीज होने के कारण, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज दैट इज टॉक्सिक एडिनोमा। सिंपल। और हम लोग देखते हैं यहाँ पे भी वैसे ही, यानी कि क्लिनिकल फीचर्स resemble somewhat like Graves disease। ठीक है, यहाँ पे भी आप Graves disease जैसे देखोगे, बट देन ओनली थिंग इज दैट यहाँ पे एक्सोप्थेल्मोस नहीं देखते हो, यू वोंट फाइंड दैट। तो वो एक्सक्लूसिवली जो है वो Graves disease में ही पाए जाते हैं, एंटीबॉडीज या ऑटो एंटीबॉडीज या ऑटो इम्यूनिटी होने के कारण। इतनी बातें हमें मालूम रहनी चाहिए अबाउट दैट इज थायराइड ग्लैंड। ठीक है। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं ऑन द नेक्स्ट वन विल टेक अप समथिंग कॉल्ड एज पैराथायराइड ग्लैंड। सर ये कल करा देना। ग्लैंड थोड़ा ही है, बहुत ज्यादा नहीं है, विल टेक ओनली 15 मिनट्स। सर प्लीज कल करवा देना। सर कल पेपर है, तैयारी करेंगे। कल करवा देना सर। अच्छा ठीक कल करवा देना। ठीक है, कोई बात नहीं।